प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में जानेंगे। सेनापति को हम यहाँ पर रीतिकालीन कवि कह रहे हैं, लेकिन सेनापति रीतिकाल के साथ साथ भक्ति काल का जब समापन हो रहा था, या यूँ कहें कि सेनापति भक्ति काल और रीतिकाल की जो बीच का समय है, जो संधि युग है, उस समय के कवि हैं। इनकी रचनाओं में हिंदी साहित्य की दोनों धाराओं का प्रभाव है और यही कारण है कि इनके काव्य में श्रृंगार और भक्ति दोनों हैं। आप सब जानते हैं कि रीतिकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो श्रृंगार है, श्रृंगार चित्रण है, और भक्ति काल में भक्ति है। तो भक्ति और श्रृंगार दोनों का मिश्रण या दोनों को समान रूप से यदि किसी कवि में आप पाएंगे तो वो सेनापति हैं। इनके ऋतु वर्णन में सूक्ष्म प्रकृति चित्रण है और ये एक ऐसा चित्रण है जो हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, बेजोड़ है। दूसरे प्राचीन कवियों की भांति सेनापति का जो जीवन है या उनके जीवन के बारे में जानकारियां हैं वो प्रामाणिक नहीं हैं, वो संदिग्ध हैं, या यूं कहा जाए कि इनके जीवन के बारे में जानकारी बहुत कम है। जो कुछ जानकारी है उसके अनुसार ये माना जाता है कि ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम गंगाधर और इनके दादाजी का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके एक पद में वे लिखते हैं, गंगा तीर वसती अनूप जिनी पाई है। तो इसके अनुसार ये बुलंदशहर जिले के अनूप शहर के माने जाते हैं। सेनापति मुसलमानों के दरबार या मुगलकालीन दरबारों में भी रह चुके थे। सेनापति के दो प्रमुख ग्रंथ, एक का नाम काव्य कल्पद्रुम और दूसरा कवि रत्नाकर है, और उन ग्रंथों के बारे में यदि हम उनका विश्लेषण करें तो वो अपने आप में बहुत ही अनूठे ग्रंथ है। सेनापति राम के विशेष भक्त थे। शिव तथा कृष्ण विषयक कविता लिखते हुए भी उनकी पूरी रुचि राम में थी। उत्तर प्रदेश के अनूप शहर के रहने वाले थे, परंतु बाद के दिनों में वे वृंदावन के क्षेत्र में संन्यास लेकर, और कहा जाता है कि सारा जीवन उन्होंने वहीं व्यतीत किया। सेनापति के काव्य में रीतिकालीन काव्य परंपरा की झलक अधिकांश छंदों में स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वे ब्रज भाषा में लिखते थे। दूसरे शब्दों में सेनापति ब्रज भाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल है। उनके बारे में जो परिचय देने वाला यदि कोई स्रोत है तो उनके खुद के द्वारा ही रचित एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर है। तो इसके आधार पर ही मैंने जो अभी इनका जो परिचय दिया है उसको हम ले सकते हैं। सेनापति के काव्य की प्रकृति देखने से ये स्पष्ट होता है कि वे संस्कृत के विद्वान पंडित थे और अपनी विद्वता तथा भाषा पर उनका जो अधिकार था वो अनूठा था।
और ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो संस्कृत ज्ञान संपन्न वंश या ऐसे परिवार से होगी जिसमें परंपरागत रूप से संस्कृत सब जानते होंगे। सेनापति का काव्य, जिसमें मैंने वर्णन किया कि काव्य कल्पद्रुम और कवित रत्नाकर, इन दो पर आधारित ही इनका संपूर्ण काव्य है। परंतु कवित रत्नाकर ये तो हमारे सामने है ही। काव्य कल्पद्रुम कहाँ से प्राप्त है? कहा जाता है कि संवत 1706 में ये लिखा गया, और ये प्रौढ़, अपने आप में प्रौढ़ काव्य है ही निश्चित रूप से। और इसको 5 तरंगों में या 5 भागों में इसको बांटा हुआ है, जिसमें अलग अलग भागों में अलग अलग कवित और कुंडलिया छंद हैं। कुल 405 छंदों पर आधारित ये काव्य है। सेनापति की भाषा शैली जो है, उसकी शब्दावली अत्यंत संयत और भावोपयुक्त है। उसमें गतिशीलता है और अर्थ स्पष्ट करने वाली है। सेनापति की भाषा शैली को देखकर ही उनके छंद बिना किसी छाप के पहचाने जा सकते हैं। सेनापति की कविता में यदि हम सेनापति की कविता पढ़ते हैं तो हमें उनकी प्रतिभा फूटती हुई या प्रतिभा स्पष्ट नजर आती है। उनकी विलक्षण सूझ छंदों में उक्ति व चित्र का रूप धारण कर प्रकट हुई है। वे मन और बुद्धि को एक साथ चमत्कृत करने वाले बन गए हैं। हिंदी साहित्य में कवि सेनापति का अपने आप में विशिष्ट स्थान है। इतिहासकारों के अनुसार या इतिहासकारों का अनुमान कहें और कुछ प्रमाणों के आधार पर सेनापति का जन्म विक्रम संवत 1616 में माना जाता है। सेनापति इनका वास्तविक नाम था या उपाधि। कोई कहता है वास्तविक नाम था, कोई कह रहा है कि नहीं, इनको उपाधि प्राप्त थी। इस विषय में कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु वे सेनापति के नाम से ख्यात हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो अपने इतिहास में सेनापति की गणना भक्त कवियों के रूप में की है, क्योंकि इनकी स्थिति रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि के रूप में सिद्ध हो जाती है। सेनापति की 2 रचनाएं काव्य कल्पद्रुम और कवि रत्नाकर, दोनों में ही इनका सारा का सारा साहित्य समाहित है। यद्यपि आज हम काव्य कल्पद्रुम को प्राप्त करना चाहें तो वो अप्राप्य है, लेकिन उल्लेख आता है और इनके नामकरण से पता चलता है कि ये रीति लक्षण ग्रंथ रहा होगा। कवि रत्नाकर वो ग्रंथ है जो उपलब्ध है। उसमें नायिका भेद तथा वीर वर्णन के प्रसंग में जो सबसे प्रशंसनीय भाग है वो है षड ऋतु वर्णन और श्लेष चमत्कार। इनको हिंदी साहित्य में या रीतिकालीन काव्य में
बहुत प्रसिद्धि मिली है। कवि रत्नाकर में रीतिकालीन प्रवृत्ति हम खोजना चाहें तो हम पाएंगे कि श्लेष अलंकार का चमत्कार इनके काव्य में बहुत अधिक मिलता है। सेनापति की कविता का प्रमुख गुण, यदि कोई आपसे पूछे कि सेनापति की का जो काव्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपका एक पंक्ति में उत्तर होना चाहिए कि सबसे बड़ा गुण है श्लेष चमत्कार। इस संदर्भ में उन्हें अपनी काव्य प्रतिभा पर बड़ा गर्व था। सेनापति ने अनेक गर्वोक्तियां की हैं जो रीतिवादी प्रवृत्ति के ही अनुरूप हैं। भक्तिकालीन कवियों में अपने काव्यों की प्रशंसा करने की प्रवृत्ति नहीं थी, या यूं कहा जाए कि भक्तिकालीन जो कवि थे वो गर्वोक्तियां नहीं लिखते थे, नहीं करते थे, लेकिन सेनापति के काव्य में है। सेनापति के काव्य में पांडित्य प्रदर्शन या गर्भोक्ति का प्रस्तुतिकरण और श्रृंगार वर्णन की प्रवृत्ति रीतिकालीन प्रभाव की देन है, और इसी के आधार पर सेनापति को रीतिकालीन श्रेष्ठ कवियों में से एक माना जाता है। ऋतु वर्णन को जिस ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया, ऋतु वर्णन का चमत्कार जिस रूप में इन्होंने दिखाया, ये वो विशेषता है जिसके कारण सेनापति को रीतिकालीन कवियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती। दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं कि ऋतु वर्णन के मामले में, ऋतु वर्णन के क्षेत्र में सेनापति से बढ़कर कोई दूसरा नाम नहीं है। उनके काव्य को यदि आप पढ़ेंगे तो प्रकृति के एकदम यथातथ्य रूप उसको प्रस्तुत करने वाले कवियों में सेनापति आपको दिखाई देंगे। हर ऋतु का बहुत ही सुंदर उद्दीपन वर्णन उन्होंने किया है, चाहे वो कोई सी भी ऋतु क्यों ना हो। ऋतु वर्णन के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध इनके पद हैं। दूरी जदुराई सेनापति सुखदाई, देखो आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां, धीर जलधर की सुनत धुनी धार की, ओ दर की सुहागिन की छो भरी छतियां। इसी तरह से ऋतुराज का वर्णन देखिए बसंत ऋतु का। बरन बरन तरु फूले उपवन वन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल हैं, गूंजत मधुप गान गुन गहियत है, आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध माज सुने रहियत है। शोभा को समाजु सेनापति, सुख साजु आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। तो उनका जो वर्णन है, इस वर्णन का जो एक रस है, एक आनंद है, वो अलग ही है। रीतिकालीन प्रवृत्ति में श्रृंगार को हम भूल नहीं सकते, और उसका अनुसरण सेनापति ने भी किया है। विभिन्न कवित्वों में श्रृंगार वर्णन उन्होंने किया है। नायिका भेद चित्रण के रस सिद्धांत का भी इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से परिचय दिया। इनके मुख्य रूप से मुग्धा, खंडिता, वचन विदग्ध, स्वाधीन पति का
सविया या परकीय आदि नायिकाओं का सुंदर चित्रण इनके काव्य में देखा जा सकता है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त सेनापति के काव्य में भक्ति भाव भी देखा जा सकता है। जैसा मैंने बताया, सेनापति राम भक्त थे और उन्होंने कवित्त रत्नाकर की चौथे भाग में राम भक्ति का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और इसके साथ साथ इसी प्रसंग में वे अन्य देवताओं के प्रति भी अपनी पूरी आस्था प्रकट करते हैं। भक्त वत्सलता, शांत रस के साथ वीर एवं श्रृंगार रस का समावेश उन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से किया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सेनापति भक्ति काल का कवि होने के साथ साथ, या यूं कहें भक्ति काल के अवसान के समय से आरंभ करते हुए या उस समय की प्रवृत्तियों को अपने काव्य में समाहित करते हुए मूल रूप से रीतिकालीन कवि हैं और बहुत सुंदर ढंग से बहुत ही प्रभावी रूप में उन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अपनाकर और उनका वर्णन प्रस्तुत करके, जिसमें खासकर पांडित्य प्रदर्शन और श्लेष वर्णन की दृष्टि से सेनापति तत्कालीन कवियों में एक विशेष श्रेणी के कवि हैं। धन्यवाद।